स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल है। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर, साथ ही कर्मचारी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर की। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर कि प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। आज कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद नई गाइडलाइन को मंजूरी मिलेगी। तो राजस्थान में मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियां आगे भी जारी रह सकती है। गहलोत सरकार लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हेल्थ एक्सपर्ट ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दे दी है। गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदी को जारी रखने के लिए साथ ही अनलॉक शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत की 12:30 बजे आज दोपहर में बैठक है, जिसमें कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट और लॉकडाउन की पाबंदियों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री गहलोत की नई गाइडलाइन भी मंजूरी दे सकते हैं। गृह विभाग 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की जो है गाइडलाइन जारी करेगा। गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ती मामले को देखते हुए 10 मई से 24 मई तक प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। इसके साथ ही लॉकडाउन में क्या पाबंदियां रह सकती है और कुछ छूट भी रहेगी इस बार। तो 31 मई तक ज़्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार भी है और एक्सपर्ट सरकार को अभी सख्ती जारी रखने को कहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक्सपर्ट ने अभी 2 सप्ताह के लॉकडाउन की जरूरत बताई है। साथ ही दुकानों का समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है कि नई गाइडलाइन में कोरोना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। नई दुकानों को अब सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। अभी अभी सप्ताह में 5 दिन 6 से 11 तक है, तो आगे इसको बढ़ाया जा सकता है समय को। इसके साथ ही खाद बीज कृषि उपकरण से जुड़ी दुकानों को छूट मिल सकती है। महानरेगा जो है उसको ग्रामीण इलाकों में 10 मई से रोक है, तो उसे जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम फिर से शुरू करने की भी मांग रखी गई है, तो कुछ छूट मिल सकती है। और साथ ही लॉकडाउन 31 मई तक लगना तय है, यानी आगे बढ़ने की आज जो मीटिंग होगी उसमें तय किया जाएगा और नई गाइडलाइन को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे कर्मचारियों से महत्वपूर्ण जुड़े हुए अपडेट्स, और वो ये है कि 21 मई को राजस्थान पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना जो है उसको लेकर जो एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया कि राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना 2014 के अंतर्गत प्रोविजनल मेडिकल डायरी को लेकर आदेश दिया गया है। पेंशनर्स के लिए है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रोविजनल पेंशन जारी हुई हो या नहीं हुई हो, राजस्थान राज्य पेंशन चिकित्सा रियायत योजना 2014 के पैरा 6 के तहत सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है जिन पेंशन की पात्रता रखते हैं, वे कार्यालय अध्यक्ष या निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र अपने कोषाधिकारी को प्रस्तुत करके एक प्रोविजनल मेडिकल डायरी जारी करवा सकते हैं। यानी अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे में जिनकी डायरी मेडिकल डायरी जो है बढ़ गई है, तो ऐसे में कोषाधिकारी उनको प्रोविजनल मेडिकल डायरी जारी कर सकते हैं। तो सभी कोषाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नियम के तहत कोई भी सेवानिवृत्त कार्मिक अगर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे नियम अनुसार प्रोविजनल मेडिकल डायरी जारी करावे। तो पेंशनर के लिए खबर है कि मेडिकल डायरी है वो प्रोविजनल मेडिकल डायरी है जो कोषाधिकारी जारी कर पाएंगे। इसके साथ ही खबर है एक और कर्मचारियों से जुड़ी हुई अपडेट्स है, और वो है दुर्घटना बीमा के अंतर्गत उससे संबंधित है। राज्य कर्मियों के प्रीमियम कटौती के संबंध में है। 21 मई को जारी ऑर्डर है कि हाल ही में जो है नवीन बजट में घोषणा के अनुसार जो है विकल्प तय किए गए थे। प्रीमियम के आधार पर श्रेणी दी गई थी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 3 लाख। जो भी कार्मिक है अपनी उपलब्ध सुविधा के अनुसार अपना जो विकल्प चूज़ कर सकते थे, उसी को लेकर प्रावधान करते हुए बात कही गई है कि प्रीमियम की दरें तय की गई थी 220, 700, 1400, 2100 रुपये। उसके अनुसार बीमा कवर मिलता है 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो अब इस संबंध में जो है राज्य बीमा प्रावधि निधि विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश प्रसारित किए गए थे और आगे भी दिए गए हैं कि बीमा प्रावधि निधि विभाग के अंतर्गत समस्त राज्य कर्मियों की प्रीमियम राशि ऊपर अंकित तालिका में किसी भी एक श्रेणी जिसका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है अप्रैल मई 2020 के वेतन से बिल काटी जाएगी, वेतन से उनकी राशि काटी जाएगी। समस्त अधिकारियों के अनुसार से प्रीमियम विकल्प बढ़ाए जाने हेतु भी निर्देश दिए गए थे। आगे निर्देश इस प्रकार है कि जिन कार्मिकों को प्रीमियम कटौती पूर्व अनुसार ही 220 ही रखनी है, उन्हें मनोनयन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो उन्हें नए सिरे से ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी परिपत्र में स्पष्ट किया गया था कि 220 रुपये के अतिरिक्त अन्य प्रीमियम विकल्प का चयन करने वाले कार्मिक माह अप्रैल मई 2020 के वेतन से आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से प्रीमियम स्लैब का चयन करके पे मैनेजर पर कटौती करवाकर दिनांक 31 मई तक SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति कर ऑफलाइन आवेदन DDO को प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके साथ ही विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्मिक द्वारा चयनित प्रीमियम विकल्प के अनुसार कार्मिक के वेतन में से प्रीमियम कटौती करने के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी DDO पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिक द्वारा चयनित विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती होने की स्थिति में राज्य बीमा प्रावधि निधि विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही यह भी जानकारी में आया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए विकल्प चयन के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रीमियम कटौती नहीं करते हुए कम प्रीमियम कटौती कार्मिक के वेतन से कर ली गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणवश भी कुछ कार्मिकों द्वारा प्रीमियम विकल्प में परिवर्तन व परिवर्धन शेष अंतर राशि प्रत्यक्ष जमा कराने की अनुमति चाही जा रही है। यानी कुछ कार्मिकों के प्रॉब्लम भी हुई है जिस वजह से जो जितना कटवाना चाहते थे वो नहीं कट पाए, किसी के कम या किसी के ज़्यादा हो गई है। तो इस
में ये क्लेरिफिकेशन है कि परिवर्तन या शेष अंतर राशि प्रत्यक्ष जमा कराने की अनुमति चाहिए गई है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि योजना के अंतर्गत प्रीमियम विकल्प में परिवर्तन, प्रीमियम बढ़ाना, घटाना, अंतर राशि प्रत्यक्ष जमा कराने का कोई भी प्रावधान नहीं है। आनंद वितरण अधिकारी द्वारा जो भी है वेतन में से प्रीमियम कटौती की गई है उसी के अनुसार ही प्रयुक्त बीमा धन जो है कार्मिकों की दुर्घटना जोखिम वहन की जाएगी। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लियरिफिकेशन किया गया है, अगर आपके जो भी प्रीमियम कट गए हैं अब वही रहेगा साल भर के लिए और वही आपको बीमा धन जो है यानी बीमा का क्लेम है वही मिलेगा दुर्घटना जोखिम होने पर। यानी इसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं हो सकता है, घटाना बढ़ाना, जो अंतरराशि है प्रत्यक्ष जमा कराने का प्रावधान नहीं है। साथ ही वित्त बीमा विभाग के आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि जिन कार्मिकों का अप्रैल माह का वेतन किन्हीं कारणों से अभी आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे कार्मिक ई ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा में प्रीमियम राशि 31 मई तक जमा करा सकते हैं। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ई ग्रास के माध्यम से विभागीय बजट मद में प्रीमियम जमा कराने वाले कार्मिकों को भी प्रीमियम परिवर्तन अंतरराशि जमा कराने का वो भी प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अगर अप्रैल माह का वेतन किन्हीं कारणों से अभी आहरित नहीं किया जा रहा है और ऐसे कार्मिक ई ग्रास के माध्यम से 31 मई तक जमा करा सकते हैं, लेकिन वे अपना जो भी प्रीमियम दे रहे हैं उसमें परिवर्तन अंतरराशि जमा कराने का उनमें भी प्रावधान नहीं है। ऐसे कार्मिकों द्वारा प्रथम बार मूल रूप से जमा कराई गई प्रीमियम राशि के अनुसार ही बीमा माना जाएगा। यानी उन्होंने जो प्रथम बार जो मूल रूप से जितनी राशि जमा करा दी है, जो स्लैब चूज कर लिए वही रहेगी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। समस्त जिला कार्यालय को निर्देशित दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालना करें। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर थे। ये जीआई सामूहिक दुर्घटना बीमा जो 220 रुपये की कटौती होती है कार्मिकों की अप्रैल माह के वेतन से, उसी को लेकर है स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें आपने जो स्लैब चूज कर ली है अब उसी के अनुसार साल भर तक जो बीमा क्लेम आपको मिलेगा, आप कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। कम से कम 1 साल के लिए तो होता ही है ये। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेशन था ये 21 मई को राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा। इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़ी एक और अपडेट्स है हमारे पास, वो दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी को एपीओ न किया जाए। पूरा जो है निचोड़ कह सकते हैं न्यूज़ इस प्रकार है इस परिपत्र में। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने लिखा है कि ध्यान में आया कि अधिकांश जिलों में अधीनस्थ कार्मिक अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी विभागीय पूर्व अनुमति के अपने स्तर पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है और इसकी सूचना विभाग को भी नहीं दी जाती है। यह स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसे आदेशों में विभाग सक्षम अनुमोदन एपीओ निलंबन की कार्रवाई के कारणों का उल्लेख भी नहीं होता है। किसी भी कार्मिक अधिकारी को एपीओ व निलंबन करने तो मुख्यालय की पूर्व अनुमोदन सूचना अनिवार्य है। यानी अगर किसी कार्मिक को एपीओ करना है तो आपको मुख्यालय की सूचना लेनी है, उसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके साथ ही निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से अपवाद स्वरूप यदि किसी अधीनस्थ कार्मिक अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में एपीओ करना आवश्यक समझा जाता है तो कारणों का विस्तृत विवरण देते हुए नियम अनुसार विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। अगर दोषी कर्मचारी पर गंभीर आरोप हो तो उनके निलंबन के पश्चात आरोप पत्र प्राथमिक जांच कर अविलंब दिए जाएं। इसके साथ ही निलंबन के मामलों में जांच और चार्जशीट जारी करने की समयबद्धता भी होनी चाहिए। तो कोई भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास अधिकारी बिना विभाग की पूर्व अनुमति के भविष्य में किसी भी अधीनस्थ कार्मिक अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में एपीओ नहीं करेंगे। यानी पूर्व अनुमति आवश्यक है। साथ ही उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पूर्व में भी समय समय इस बात निर्देशित किया हुआ है, यह भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के एपीओ निलंबन मामलों की समीक्षा करेंगे और इन प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। वर्तमान में चलते कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए यह भी अपेक्षा की जाती है समस्त अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रोत्साहित करें और उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य संपादित करावें। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हुए हैं कर्मचारियों से रिलेटेड ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा भी 21 मई को। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।